हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें आज दिनांक 20 अप्रैल 2021 की 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी तथा आपके अपने सपने की ओर एक कदम आगे लेकर जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तथा जीएस जीके की मजबूत पकड़ करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको राज्य दर्शन के साथ साथ विदेश दर्शन भी कराऊंगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 19 अप्रैल 2021 को इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने मंगल पर पहली सफल उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो हाल ही में मंगल ग्रह पर जीवन और पानी की तलाश के लिए अमेरिकी एजेंसी नासा की ओर से जारी अभियान के तहत 19 अप्रैल 2021 को एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत नासा ने जानकारी दी है कि उसकी ओर से परसिवेरेंस रोवर के जरिए, जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हाल ही में नासा ने परसिवेरेंस रोवर के द्वारा इंजेनिटी हेलीकॉप्टर भेजा था, यानी कि उसी के आधार पर परसिवेरेंस रोवर्स के जरिए मंगल पर भेजे गए इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने वहां पहली सफल उड़ान भर ली है। यह पहली बार है जब अन्य किसी ग्रह पर हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया है। और यह उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अमेरिका की नासा कंपनी ने, स्पेस एजेंसी ने यह कारनामा करके दिखाया है। और किसी ग्रह पर पहली बार ऐसी उड़ान भरी गई है। मंगल ग्रह पर नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की उड़ान का लाइव प्रसारण भी नासा की जेट प्रॉब्लम लेबोरेटरी के द्वारा किया गया था। यानी इस कारनामे को देखने के लिए कुछ सेकंड की वीडियो नासा की प्रॉब्लम लेबोरेटरी के द्वारा भी बनाई गई थी। यानी लाल ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर की यह कामयाबी की उड़ान मार्स हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के द्वारा की गई है। इस अभियान के लिए 6 साल या उससे अधिक का समय लगा था, और यह नासा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए देखते हैं नासा की तरफ। यदि हम बात करें कि इसरो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत की संस्था है। वहीं पर यदि हम बात करें रोसकॉसमॉस, यह रूस की स्पेस एजेंसी है। और यदि हम बात करें जास्का, तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। आइए देखते हैं इस हेलीकॉप्टर को भी। यह है वो हेलीकॉप्टर, इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, जिसने हाल ही में मंगल पर उड़ान भरी है परसिवेरेंस रोवर के द्वारा। और इसी के साथ हम जान लेते हैं नासा से जुड़े कुछ फैक्टों को। यदि हम नासा के फुल फॉर्म की बात करें, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। और नासा के जो कार्यवाहक प्रशासक हैं हाल ही में, वह हैं स्टीव जुरचिक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी मैंने हाल ही के हाल आपको बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, और यह नासा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। और पूछा गया हमसे कि हाल ही में किस देश ने आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश के द्वारा आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में डिजिटल मुद्रा में मौजूद जोखिमों को मद्देनज़र रखते हुए टर्की ने केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी के भुगतान के लिए
उपयोग की जाने वाली मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और नए नियमों के तहत उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और यदि हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा या आभासी मुद्रा होती है जिसके लेन देन में सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से यानी छुपा कर रखा जाता है। इसमें वर्तमान भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी हमारी बिटकॉइन, जिसके आविष्कारक थे सातोशी नाकातोमा, जो कि जापान के एक व्यक्ति हैं। उसके द्वारा बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका आविष्कार किया गया था। और हाल ही में तुर्की ने इस मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। आइए देखते हैं इस बिटकॉइन को या इस क्रिप्टो करेंसी को। कुछ इस प्रकार का साइन होता है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का। आइए बात करते हैं हम तुर्की की। तुर्की से जुड़े कुछ स्पेशल फैक्ट जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनको भी हम साथ के साथ देखते जाते हैं और उनके प्रश्नों के बारे में चर्चा करते चलते हैं। तो चलते हैं तुर्की जो कि यूरेशिया का एक देश है, जो कि यूरोप और एशिया में स्थित है। तो यह वर्ल्ड मैप में यहाँ हम देख सकते हैं कि टर्की यहाँ पर स्थित है। यदि हम इसे जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार का हमें टर्की दिखने वाला है। टर्की एक यूरेशिया देश है जो कि यूरोप और एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी जो है अंकारा है, वहीं पर इसकी भाषा तुर्की भाषा है। ये अकेला ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुमत वाला देश है, यानी विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुमत को प्राथमिकता देता है और यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका सबसे बड़ा नगर जो है वह है इस्तांबुल। इसका सबसे बड़ा नगर है इस्तांबुल जो कि इसके पश्चिम में स्थित है। यदि हम बात करें कि यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री कौन है, तो बिन अली अल दरम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की मुद्रा का नाम है नई टर्किश लीरा। और इसे ही यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। इसे यूरोप का मरीज क्यों कहते हैं, तो बाल्कन देशों में रहने वाली विभिन्न जातियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे यह स्थिति हो गई और टर्की के हालात इतने बुरे हो गए कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन में मैं आपको अप्रैल माह के सभी जो दिवस हैं उनके बारे में भी बताता चलूँगा। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाले जितने भी सांस्कृतिक विरासत स्थल होते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम रखा गया है वह कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स इस आधार पर रखा गया है, यानी इसका मतलब है अधिक समावेश और विविधता की मान्यता के लिए वैश्विक कॉल को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने 1882 में अप्रैल को यानी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के रूप में मनाया जाता है और 1983 से यूनेस्को की महासभा द्वारा इसे जारी कर दिया गया। यदि हम बात करें कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है तो इसी में हम बात कर लेते हैं। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लीवर डे, यानी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लीवर की बीमारियों मृत्युओं का 10वां सबसे बड़ा कारण है और इन्हीं कारणों को रोकने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। आइए बात करते हैं प्रमुख दिवसों के बारे की। इसी के आधार पर हमसे पूछा गया है कि 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है। तो पिछली कक्षाओं में मैं आपसे बात कर चुका हूं और इन सभी के सभी दिवसों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है।
तो यदि आपने पुरानी वीडियो या पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन्हें देखें, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उनकी बना दी है। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। यदि हम आरबीआई की बात करें तो 1934 के एक्ट से 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे सीडी देशमुख, और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुंबई में है। यदि हम बात करें 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे 2007 से हर साल शुरू किया गया है। यदि हम बात करें कि 4 अप्रैल को तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, यानी विस्फोटों से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसी के साथ यदि हम बात करें कि 6 अप्रैल को भाजपा द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था, और प्रत्येक 7 अप्रैल को WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसी के साथ 9 अप्रैल को CRPF द्वारा शौर्य दिवस भी मनाया गया था। 11 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को होने वाली पीड़ा को दूर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो के सारे यह दिवस आपको समझ आए होंगे। इन्हीं को बार बार रिपीट कराने पर मैं आपको इन्हें याद भी करा दूंगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। और इसी के साथ मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद इवेंट की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद इवेंट की एक पहल के तहत इसे शुरुआत की है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यह जेंडर संवाद इवेंट क्या होता है। तो यह महिला एजेंसी को बेहतर बनाने के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रार्थनाओं को समझने के अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि कृषक उत्पादक संगठनों में भूमि अधिकारों के लिए महिलाओं की पहुंच और उनके जुड़ाव को सुविधाजनक बनाया जाए, और इसी के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के आसपास के सर्वोत्तम अभ्यास इत्यादि इसके उद्देश्य हैं। यह गरीबी राहत कार्यक्रम है। यह विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से समर्थित है, जिसे 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों द्वारा इसे सुसज्जित किया जा रहा है। यदि हम बात करें इसी बीच के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी जी इसकी मंत्री हो जाएंगी। यदि हम शिक्षा मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो इसके मंत्री हो जाएंगे रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तो इसके मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भी मंत्री हैं, और इसी के साथ यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। आइए देखते हैं इस जेंडर संवाद को, और यह है जेंडर संवाद सम्मान, स्वाभिमान और समानता का उत्सव। यदि हम देखें ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से संबंधित हैं, तो यह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है। तो ये लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है। तो अक्टूबर 2021 तक रूस अपने सोवियत अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतरिक्ष विरासत को मिशन की श्रृंखला के तहत अपने अभियानों का पहला मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, और यह रोसकॉसमॉस का सरकारी अंतरिक्ष निगम है, जो कि अंतरिक्ष उड़ानों, एरोस्पेस अनुसंधान और कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। इन मिशनों में
पहला लूना 25 जिसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। रूस के चंद्रमा के 45 साल के सूखे देश के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के बाद यह चंद्रमा पर पानी की खोज तथा स्थायी रूप से सतह के नीचे वाले पानी की अध्ययन करेगा। यह मिशन लैंडर से जाएगा। यह प्राथमिक उद्देश्य लैंडिंग तकनीक साबित करना है। मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लिए रोबोटिक आर्म भी इस्तेमाल किया जाएगा। लूना 24 यानी लूना 25 यह दोनों के दोनों किसके मिशन है? तो यह रूस के मिशन है। लूना की श्रृंखला का अंतिम भाग लूना 24 था, जिसे वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया था। यह सतह के नमूनों को पुनः प्राप्त करने वाला तीसरा सोवियत मिशन था। पहला लूना मिशन वर्ष 1970 में लॉन्च किया गया था। तो यह जानकारी भी आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं इस लूना को। यह है लूना मिशन, जो कि चंद्रमा पर जाकर उसके दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ के नीचे वाले पानी का अध्ययन करेगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये छोटी सी हमारी पृथ्वी चमक रही है, कितनी अच्छी लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 17 अप्रैल 2021 को भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है? तो हाल ही में 17 अप्रैल 2021 को इटली ने भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल किया गया है। इस परियोजना का नाम रखा गया है मेगा फूड पार्क, जो कि गुजरात के जिला में खोली जाएगी। इस गुजरात में किस जिले में खोली जाएगी? तो यह खोली जाएगी मेहसान जिले के फणीधर शहर में। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देशों और उद्योगों के बीच तालमेल विकसित करना इस मेगा फूड पार्क का प्रमुख उद्देश्य है। इस पायलट प्रोजेक्ट को 17 अप्रैल को मुंबई में ICE कार्यालय और गुजरात के फणीधर मेगा फूड पार्क में स्थापित किया जाएगा। यह इसकी खाद्य पार्क परियोजना है। यह भारत में मेगा फूड पार्क योजना क्या है? तो इस योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक फूड पार्क को 50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। इस योजना के लक्ष्य 30 से 35 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लागू करना है। यदि इसी प्रकार हम बात करें तो 30,000 का रोजगार इस परियोजना से भारतीयों को मिलने वाला है। आइए देखते हैं इस मेगा फूड पार्क को। तो ये इस प्रकार का कुछ मेगा फूड पार्क होने वाला है, जो कि गुजरात के फणीधर नामक स्थान पर खोला जा रहा है। यदि हम खाने से संबंधित कुछ बात करें तो सबसे बड़ी संस्था है जिसे हम WFP के नाम से जानते हैं, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और हाल ही में 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसी को दिया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह रोम, इटली में ही स्थापित है। तो आइए इटली से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में वह कहाँ पर स्थित है। और इससे जुड़ी सारी की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उनके बनने के पूरे चांस हैं और आए दिन उनसे प्रश्न बनते भी हैं। यदि हम बात करें कि इटली किस महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाता है एशिया महाद्वीप और यह आ जाता है हमारा यूरोप महाद्वीप। इसी के साथ यदि हम बात करें, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इसी के आधार पर यदि हम बात करें, यह नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। यह हमें क्रम से याद रखने होते हैं। तो क्रम से यदि मैं बात करूं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यह हम बात कर चुके हैं। तो हमारा जो इटली स्थापित है वह कहाँ पर स्थापित है? यूरोप महाद्वीप में। यह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम
प्रायद्वीपीय देश भी कह सकते हैं। और यह कहाँ पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। आइए इसे जूम करके देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमें देखने वाला है। इटली, इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी देशों में सम्मिलित है, जिसकी मुख्य सीमा कैसी है? प्रायद्वीपीय है। इटली के नॉर्थ में आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, जिसमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया ये इसकी सीमाएं लगती हैं। यह है स्लोवेनिया, आपको दिख रहा होगा। जूम करके इसे हम देखते हैं। तो स्लोवेनिया, इसी के साथ लगा है ऑस्ट्रिया, और ये है हमारा स्विट्जरलैंड। ये इसकी नॉर्थ में लगी हुई सीमाएं हैं, और इसी के नॉर्थ में स्थित है हमारा आल्प्स की श्रेणियाँ। यदि हम बात करें कि इटली की राजधानी क्या है, तो रोम इसकी राजधानी हो जाएगी, और इसकी जो भाषा है वो इतालवी इसकी भाषा है, और इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। और यहीं पर स्थित है इटली में ही विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यह है इटली की राजधानी रोम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं करंट अफेयर की दृष्टि से। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रत्यारोपण संधि ब्रिटेन और भारत के बीच में हुई थी। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यारोपण को मंजूरी दी है? प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है? यानी यह एक संधि हुई थी भारतीय प्रत्यारोपण अधिनियम 1962 के तहत। इसमें एक कानून बनाया गया था कि किस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन में भारत का अपराधी बनकर चला जाता है, तो उसे इस संधि के आधार पर प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। यानी वर्तमान में 40 से अधिक देशों के साथ प्रत्यारोपण संधि है, और 11 देशों के साथ प्रत्यारोपण समझौता किया गया है। और यह कब आया था? इसका अधिनियम आया था 1962 में, और इसी के तहत ब्रिटेन के गृह मंत्रालय द्वारा भारत के भगोड़े नीरव मोदी को प्रत्यारोपित करने की बात कही गई है। यह कौन है नीरव मोदी? तो इसने नेशनल यानी पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक में 13,758 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में भारत के एक हीरा व्यापारी नीरव मोदी को यह इसने किया था, और यह अब भाग गया था ब्रिटेन में, और इसी को प्रत्यारोपित करने की बात कही है ब्रिटेन के द्वारा। आइए देखते हैं नीरव मोदी को। यह है नीरव मोदी, जो कुछ इस प्रकार का हो गया है, और इसे अब भारत लाया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें मैं आपको अप्रैल माह के सभी निधनों का रिवीजन कराने वाला हूँ, जिससे कि आप उन्हें याद कर सकें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पूर्व खिलाड़ी अहमद हुसैन का बेंगलुरु में निधन हो गया है। यह किस देश से या किस खेल से संबंधित थे? तो यह भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। कोविड-19 के चलते इनकी मृत्यु हुई है, और 1980 वर्ष की उम्र में बेंगलोर में कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां भारत चौथे स्थान पर रहा था। कब? 1956 में जो ओलंपिक हुए थे मेलबर्न में, उसमें इन्होंने भारत को चौथा स्थान दिलाया था, और इसी टीम के प्रतिनिधित्व करता थे। यदि हम बात करें कि 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। इसी के साथ यह संतोष ट्रॉफी और 3 डूरंड कप और 6 रोवर कप भी जीत चुके हैं। तो ये बड़े खिलाड़ी थे, जो कि लगभग 2 संतोष ट्रॉफी, 3 डूरंड ट्रॉफी और 6 रोवर्स कप अब तक जीत चुके हैं। और यह किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो कुछ फैक्ट इनके याद रखने हैं। 89 वर्ष के ये थे, और कोविड-19 के चलते इनकी मृत्यु हुई। आइए ना देखते हैं
ये हैं अहमद जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और इनका पूरा नाम था अहमद हुसैन लाल। 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। बात करते हैं अप्रैल माह के प्रमुख निधनों की। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो जो कि निधनों से संबंधित है नहीं देखी है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उसे भी आप जाकर एक बार देख लें, जिसमें सारे के सारे जनवरी 2020 के निधनों की पूरी श्रृंखला तैयार की गई है। आइए बात करते हैं अप्रैल माह 2021 में हुए प्रमुख निधनों की। तो 4 अप्रैल 2021 को पहली महिला क्रिकेट अंपायर चंद्रा नायडू जी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था, जो कि CK नायडू जी की पुत्री थी। चंद्रा नायडू जी, इनका भी हाल ही में 4 अप्रैल को निधन हुआ है। इसी के साथ यदि हम बात करें, 4 अप्रैल को ही दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ था, जो कि पहले पर्यावरण मंत्री थे। पहले पर्यावरण मंत्री पूछा जाए तो कौन थे? वह थे दिग्विजय सिंह झाला, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इसी के साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का भी निधन हुआ था। इनका निधन 9 अप्रैल को हुआ था 99 वर्ष की उम्र में। और ये कौन थे प्रिंस फिलिप? तो रानी एलिजाबेथ II के पति थे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामायण पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह रामायण पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, यानी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और इन्होंने रामायण पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी के यदि हम वेब लिंक की बात करें तो www.nmvirtol.in रखा गया है, जिसमें जाकर हम इस ऑनलाइन प्रदर्शनी में हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न कला विद्यालयों में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के 49 लघु चित्रों को संग्रहित किया गया है। और इससे पहले यदि हम बात करें तो संस्कृति मंत्री ने विश्व विरासत दिवस 2021 पर वेबिनार घोषित किया था, इंडियाज़ हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म। तो यह भी आपको याद रखना है। और हाल ही में रामायण पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी का जो आरंभ किया गया है वह पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ और पुनः से इसी आधार पर एक और क्वेश्चन बन गया है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की भी। तो ताशकंद में आयोजित वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क श्रेणी में किस भारतीय महिला को भारोत्तोलन विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 16 से 25 अप्रैल के लिए जो 2021 के उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, इसमें भारत की प्रतियोगी मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 119 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जी ने यह रिकॉर्ड बनाया है, जो कि मणिपुर की वेट लिफ्टर हैं। और 2018 में इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और यदि हम बात करें कि मीराबाई चानू, तो आइए देखते हैं मीराबाई चानू को। ये हैं मीराबाई चानू जी, जिन्होंने यह 119 किलोग्राम वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यदि हम बात करें इसी क्रम में, तो ओलंपिक में फर्स्ट पदक जीतने वाली जो महिला थी, यानी फर्स्ट पदक जो जीतने वाली महिला थी वह थी कर्णम मल्लेश्वर, जो कि हमारे ऑप्शन का पहला ऑप्शन था। यदि हम इसी में बात करें कि ओलंपिक में पहला सिल्वर जीतने वाली महिला कौन है, तो वह हैं पीयू सिंधु, और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में यह पदक जीता था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि फर्स्ट पुरुष जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में यह पदक जीते थे।
तो यह कुछ फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, लेकिन इसका आंसर तो हो जाएगा मीराबाई चानू जी, जिन्होंने 119 वजन उठाकर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, जिनका मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि एक बार वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आत्मबल मिले और आपके लिए मैं कुछ नया करता रहूं। तो बढ़ते हैं आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। डे हमारा जो कि इतिहास से संबंधित है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं कल वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वह पूछा गया है कि किस देश में हाल ही में 4200 टन से अधिक साल्मन मछली शैवालों के कारण मरी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। इसको मैंने पूरा का पूरा समझाया है पिछली कक्षा में, तो आप जाकर पिछली कक्षाओं का भी रिवीजन कर लें। यह रिवीजन क्लास या करंट अफेयर क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। और इसी के साथ मैं जीके से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चनों की रिवीजन क्लास भी चलाता हूँ। आप लोगों ने सारे टॉपिक पढ़ लिए होंगे, लेकिन यदि उनके क्वेश्चन नहीं लगाए अभी तक तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको एक बार क्वेश्चन लगाने हैं और देखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षक के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसी के आधार पर ये सारी वीडियो बनाई गई हैं। तो जाकर एक बार उन वीडियो को भी देख लें और कमेंट करके बताएं कि आपको वह वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।